इस दुनिया में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। किसी से मिलते ही वे हमें बुरे लगते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं और उनकी हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद जगह बनती चली जाती है। लेकिन दिलों के भेद कोई नहीं जानता और हम अच्छाई में ही खोते हैं। बहुत से धोखे खा जाते हैं। इस दुनिया में शायद माँ बाप ही सबसे ज़्यादा अपने होते हैं, जबकि बदकिस्मती से मैं और मेरा भाई अपने माँ बाप के साय से बेगाने थे। मेरा भाई एक यतीम लड़की के साथ ज्यादती करके भाग गया, तो मैंने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए उसकी शादी अपने पति से कर दी। इसमें मेरी मजबूरी भी शामिल थी, क्योंकि मुझे कैंसर की बीमारी थी और मेरे पास वक्त कम था। इस लड़की ने मेरा घर और बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लिया। वे मेरी भी बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, तो मैं इसकी शुक्रगुजार रहती कि उसने अपना गम भूलकर खुद को मेरे घर के हवाले कर दिया। मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई थी, लगता था कि बस आखिरी वक्त है। तो एक दिन जब मेरा पति घर पर नहीं था, तो वह एक बाबा को घर ले आई और कहा कि ये बाबा मेरा इलाज करेंगे, जिससे आज ही मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। मगर जान तो इस वक्त निकली जब इस बाबा ने मेरे कान में कुछ कहा, जिसे सुनते मैं किचन से दूध का गिलास लेती अपने छोटे भाई के कमरे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि इसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और इसी तरह भूख प्यास से निहाल करके अपने कमरे में बैठा रो रहा होगा। इसके रोने के पीछे जो वजह थी, इस वजह ने तो हम सबको बहुत ही दुख में कर दिया था। लेकिन हम दोनों बहन भाई का दुख सबसे अलग, सबसे बड़ा था। सब रंगीन तो थे, लेकिन इस तरह निहाल और अधमरे नहीं थे जिस तरह मैं और मेरा भाई थे, क्योंकि हम दोनों ने उस वक्त अपने माँ बाप को खोया था। हम दोनों एक साथ माँ बाप को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमें ऐसा लगने लगा था जैसे हम एकदम से वीरान जगह पर आ खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारा कोई अपना नहीं है जो हमें इस वीराने और अंधेरे से निकाल कर अपनी मोहब्बत भरी ठंडी हवा में ले जा सके। मैं शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी, इसलिए कुछ उनकी तरफ ध्यान करते हुए मुझे अपना गम महसूस नहीं होता था। मैं भी शायद अपने गम में डूबी रहती, लेकिन बच्चे किसी न किसी काम के लिए अपनी तरफ ध्यान दिलवा लेते थे, जिसकी वजह से मैं जो अपने छोटे भाई को अपने दुख में बिल्कुल ही भूल गई थी। अब इसकी याद मुझे आई तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं कैसे अपने भाई को भूल सकती हूँ। पता नहीं वे बेचारा किस हाल में होगा। ये सोचते ही मैं किचन में आ गई थी। दिल में फैसला कर लिया कि अब खुद के साथ अपने भाई को भी संभालना था, इसका ख्याल रखना था। मैं जानती थी कि थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वे माँ बाबा का बहुत लाडला था। मेरी शादी तो माँ बाबा ने जल्दी कर दी थी, तो फिर मेरे बाद भाई ने ही माँ बाबा का ज़्यादा प्यार समेटा था, क्योंकि वे मुझसे काफ़ी छोटा था। तो मुझे भी बहुत प्यार था। अपने बच्चों को मैं सुला चुकी थी, तो मैं उनकी तरफ से बेफिक्र होकर भाई के कमरे में दाखिल हुई थी। यहाँ वह बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक बेड पर लेटा तकिए में मुंह दाबे हुए यकीनन रो रहा था, क्योंकि उसका हिलता वजूद उसकी हिचकियाँ करने की निशानी थी। मैं अपने भाई को यूं तड़प तड़प के रोते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ती से खुद से गले लगा लिया था, जिसके बाद मैंने उससे खुलकर रोने दिया ताकि इसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे चुप करवाते मैंने उसे तसल्ली और दिलासा दिया था, अपने साथ होने का यकीन दिलाया था। उससे कहा था कि अगर वह इसी तरह रोता रहा तो माँ बाबा को बहुत तकलीफ होगी। वह अब उनके लिए दुआ करे कि वह ऊपर खुश रहें, क्योंकि अब उन्हें हमारे आंसू नहीं, बस दुआ ही चाहिए थी। भाई के चुप करने पर मैंने उसे ज़बरदस्ती दूध का गिलास पिलाकर सोने के लिए लिटा दिया और मैंने इसी तरह छोटी छोटी बातें करते उसे सुला दिया था। इसके सोने पर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। अपने भाई की हालत देखते मेरे अंदर एक उदासी सी छा गई थी। अभी तो मैं इस वक्त के लिए सोच ही रही थी जब मुझे भाई को कहना था कि अब वह यह घर बंद करके मेरे साथ मेरे घर चले। मुझे यकीन था कि यह बात इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। एक तो माँ बाप की जुदाई और दूसरा इस घर को छोड़ना। यहाँ इसने अपना सारा बचपन गुजारा था, इसके लिए आसान नहीं होने वाला था। लेकिन मैं अब अपने भाई को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अगर वह ज़्यादा अकेला रहता तो माँ बाबा की यादों में घुलता रहता।
तो इसलिए इसका मेरे साथ जाना ही बेहतर था। मैं इस हवाले से अपने पति से भी बात कर चुकी थी और उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। बाबा का कारोबार मेरे पति ने किसी भरोसेमंद आदमी के सर पर डाल दिया था, क्योंकि मेरा भाई अभी छोटा था और पढ़ रहा था और मेरे पति का बाबा के कारोबार से बिल्कुल एक अलग किस्म का काम था, तो वह एक साथ उन्हें संभाल नहीं सकता था। हम दोनों मियाँ बीवी के दिल में ये था कि जैसे ही भाई की पढ़ाई पूरी होगी तो ये सब इसके हवाले कर देंगे। इससे पहले यह इरादा था कि थोड़ी देर के लिए यहाँ का चक्कर लगा लिया करेगा, जिससे इसे कारोबार की समझ भी आएगी और इसका दिमाग भी बटेगा। लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं या फिर जैसा हम चाहते हैं। इसलिए हम भी नहीं जानते थे कि जैसा हम दोनों मियाँ बीवी सोच रहे थे, ज़रूरी नहीं था कि बिल्कुल वैसा मेरा भाई करता और वैसा सोचता भी। वक्त गुजरने के साथ इसे समझ बहुत जल्द आ गई थी और फिर हम चाह कर भी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सके थे। माँ बाबा के गुजरे कुछ दिन हुए, जैसे तैसे करके मैंने भाई को अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। वह हमारे साथ आ तो गया था, लेकिन बहुत चुप और उदास था और अपने कमरे में बंद रहता था। फिर कुछ मेरी और मेरे बच्चों की कोशिश से वे दोबारा पहले जैसा होने लगा। इसे पढ़ने का बहुत शौक था, तो जल्दी ही वे बहुत बुरी तरह अपने कॉलेज जाने और पढ़ाई में बिजी हो गया। अपने भाई को अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। सब कुछ हमारी सोच के मुताबिक ही हो रहा था कि एक दिन मैंने जब भाई से कहा कि वह बाबा के कारोबार की तरफ भी ध्यान दे, तो वह भड़क उठा और उसने कहा कि उसे उसकी तरफ बिल्कुल दिलचस्पी नहीं और दूसरा इसके पास वक्त ही नहीं होता कि अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ कर सके। मेरे पति ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तो मैंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दे दी कि अभी तो बेचारा पढ़ता है, यकीनन पढ़ाई के बाद वही बाबा का काम संभालेगा। इसके अलावा भला है ही कौन जो ये सब कुछ देखेगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और मेरा भाई जवानी की दहलीज पर पहुंच रहा था, जिसे नज़र भर कर देखते भी मुझे डर लगता कि कहीं मेरी नज़र ही ना उसे लग जाए। उसने कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी जाने का इसे बहुत शौक था और वह अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में गया था, जिससे वह बहुत खुश था। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रही थी कि वह कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगा था। लेकिन फिर दिल में अजीब सा शक पैदा हुआ कि इसकी खुशी के पीछे वजह क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी खुशी की वजह इससे पूछती, वह अपनी खुशी की वजह को घर ही ले आया, जिसे देखते मैं हैरान हो गई, क्योंकि ये मेरी सोच के बिल्कुल अलग था। एक दिन रोज़ के मुताबिक भाई यूनिवर्सिटी आया तो अकेला नहीं था, बल्कि वह अपने साथ एक लड़की को भी लाया था। वह लड़की कुछ घबराई थी और शर्माई शर्माई सी लगती थी। मैं अपने भाई के साथ एक लड़की को देखकर परेशान तो नहीं हुई, बल्कि कुछ हैरान सी थी, क्योंकि मेरे भाई के लड़के दोस्त बहुत कम थे, तो अब एक लड़की को वह कैसे दोस्त बना सकता था। मगर फिर जल्दी मुझे इसकी समझ आ गई थी कि मेरे भाई ने इस लड़की से दोस्ती क्यों की है। वह लड़की मुझे काफ़ी अच्छी और सुलझी हुई लगी थी, इसलिए मुझे अपनी भाई के साथ दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, बल्कि मैं इस लड़की से बहुत खुश थी और वह मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी, कि जिसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी में मेरे माँ बाप के जाने के बाद जो थोड़ा सा गम बचा था वह ख़त्म हो गया था। मैं और मेरे भाई, मेरे बच्चे, यहाँ तक कि मेरा पति भी इस लड़की से काफ़ी घुल मिल गए थे। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से अब मैं उन दोनों को एक नए नज़रिए से देखने लगी थी। मगर मैंने किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मुझे लगता था कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैंने सोच रखा था कि जैसे ही भाई की पढ़ाई पूरी होगी मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगी। पहले पहल मुझे लगा था कि मेरा भाई इस लड़की से हमदर्दी कर रहा है और इसी वजह से इसकी तरफ ध्यान भटका हुआ है, क्योंकि इस लड़की का दुख भी हमारे जैसा ही था। मतलब वह लड़की भी मेरे और भाई की तरह यतीम थी, तो मुझे यही लगा था कि भाई इसका और अपना दुख एक जैसा समझते इसकी हमदर्दी कर रहा है। लेकिन फिर वह गुजरने के साथ मुझे यकीन होने लगा कि दोनों के बीच हमदर्दी से बढ़कर कुछ है। इसलिए उन दोनों की शादी के बारे में मेरा फैसला अब टल चुका था। लेकिन उन सब की नौबत ही नहीं आई। इस लड़की की शादी तो हुई, लेकिन इसके दूल्हे के तौर पर मैंने जैसे देखा वह दूल्हा नहीं बन सका था, और जो बना था वह दूल्हा शायद मैं मरकर भी नहीं चाह सकती थी। लेकिन शायद ये ज़िंदगी उन्हें समझौते और अपनी सोचों पर गुजारने का नाम था। मैं आज बेसब्री से अपने भाई का यूनिवर्सिटी से वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। इसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा था। वह चाहता था कि मैं इसके साथ यूनिवर्सिटी चलूं,
लेकिन अपनी तबीयत ख़राब की वजह से जा नहीं सकी थी। इसकी यूनिवर्सिटी का आज आखिरी दिन था और इसे आज वहाँ सबके सामने इसकी कामयाबी का इनाम मिलने वाला था। मैं घर बैठे ही तस्वीर में ही इसे अपना इनाम लेते हुए और खुश होता हुआ देख रही थी। मैं आज दिल से सुकून से थी कि मैंने अपने भाई को बिल्कुल वैसा ही बना दिया है जैसा कभी मेरे बाबा चाहते थे। मेरे भाई ने आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। मैं अपनी उन्हीं सोचों में घिरी बैठी खुद ही मुस्कुरा रही थी जब एकदम से चौंक कर मैंने घड़ी की तरफ देखा। यहाँ पर मौजूदा वक्त देखते मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि इस वक्त तक तो मेरे ख्याल में भाई को आ जाना चाहिए था, मगर मैं अपनी परेशानी में ये भूल गई थी कि शायद ये परेशानी अब मेरे सर पर सवार होने वाली है। मेरा भाई, जिसका सोचते अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना सर फ़ख्र से ऊंचा महसूस कर रही थी, वह सर हमेशा के लिए झुकने वाला है। मेरा भाई आज अपना इनाम लेते मेरी सारी सोचों और ख्वाबों को मिट्टी में मिलाने वाला था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही कभी ऐसा सोच सकती थी, मगर ये जब सब हुआ तो मैं जैसे मरती गई थी। दोपहर से शाम का वक्त हुआ तो मेरी परेशानी बहुत बढ़ गई। मैंने भाई को कई बार फ़ोन किया, लेकिन आगे से नंबर बंद आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा जिस्म कांपने लगा था कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया हो, क्योंकि पहले कभी भाई मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गया था। मेरा पति मेरी परेशानी देखते हुए उनकी यूनिवर्सिटी जाकर पता कराया था, लेकिन आगे से खाली यूनिवर्सिटी देखते हुए मायूस होते वापस आ गया था। परेशानी से मेरा रो रो कर बुरा हाल था। हर वह जगह पता कर चुके थे जहाँ पर हमें इसके होने की उम्मीद थी। बढ़ती शाम मेरी फिक्र और परेशानी में बढ़ोतरी होती जा रही थी। जब इसी वक्त मैंने भाई के दोस्त को घर में आते देखा तो मैं भागकर इसकी तरफ गई। शायद वही कुछ मेरे भाई के बारे में जानता होगा, लेकिन इसके नज़दीक पहुंचने पर जब इसकी हालत पर मैंने ध्यान दिया तो मैं कुछ पल के लिए लड़खड़ा सी गई। वह इस वक्त मेरे सामने बिखरे बालों, मुंह पर जगह जगह पड़ी खरोचों और कहीं कहीं से फटे कपड़ों के साथ बेहाल सी खड़ी थी। मेरे ख्याल में आया कि कहीं मेरा भाई इसके साथ तो नहीं था। यकीनन वह किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया होगा या फिर उनको कोई रास्ते में चोर डाकू मिल गए होंगे। इसलिए मैंने धड़कते दिल के साथ इसे अपने भाई के बारे में पूछा तो वह आगे से बिलक बिलक कर रोने लगी थी, जिससे मैंने उसे गले लगा लिया। फिर से अपने भाई के बारे में पूछने लगी, क्योंकि जब तक अपने भाई को सही सलामत अपनी आंखों से सामने नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं आता। मगर उसने मेरे साथ गले लगते हुए जो बात कही, उसने मुझे जैसे जीते जी मार दिया था। मैं एकदम से लड़खड़ा सी गई थी। इससे पहले कि मैं गिरती वह लड़की मुझे सहारा दे गई। मुझे इस लड़की की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया, शायद आ ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे अपने भाई पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। लेकिन अपने सामने मौजूद लड़की का रोना बिलखना, इसकी बिखरी हालत और इस वक्त अपने भाई की गैर मौजूदगी मुझे किसी और तरफ सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए मैं इस लड़की को संभालने की बजाय खुद ये खबर सुनते अपने होश खो बैठी थी। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो वही लड़की मेरे पास खड़ी थी। इस वक्त भी वह रो रही थी, लेकिन इसकी हालत पहले से कुछ बेहतर थी। पता नहीं मुझे कितनी देर बाद होश आया था। मैं इस लड़की की तरफ ही देख रही थी जब इसी वक्त मेरा पति भी वहीं चला आया। वह भी मुझे बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उसे देखते ही एक बार फिर अपने भाई के बारे में पूछा तो आगे से इसकी नहीं में सर हिलाने पर मैं रोते हुए अपनी आंखें बंद कर गई। मेरे अंदर अपने पति और इस लड़की का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए बस शर्मिंदगी से रोई ही जा रही थी, मगर दिल में एक कसक सी थी और बस एक बार अपने भाई के सामना करने की ख्वाहिश थी, क्योंकि जब तक अपने भाई के मुंह से उसका जुर्म ना मान लेती मेरा दिल तो यकीन ही नहीं करने वाला था। इस वक्त जो हालात थे, मेरे पास अपने भाई की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, इसलिए सिवाय नज़रें झुकाना और रोने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अस्पताल आए मुझे एक रात गुजर गई तो मुझे हैरानगी होने लगी कि आखिर मुझे ऐसा भी क्या हो गया है कि अभी तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रही। जब यह बात मैंने अपने पति से पूछी तो उसने नज़रें चुराते हुए जो बताया, उसने मेरे होश उड़ा दिए और मैं बिलक बिलक कर रो रही थी कि आखिर यह हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं जो कल शाम इतना खुश थी, वह सारी खुशी बस ख़त्म हो चुकी थी। पहले भाई का कहीं चले जाना, उसके जाने से पहले अपनी यतीम दोस्त से जुल्म करना, और अब मुझे इतनी ख़तरनाक बीमारी लग चुकी थी। मुझे लगा अब बस मैं जल्दी ख़त्म हो जाऊंगी। अपने भाई की शर्मनाक हरकत से मुझे लगा था कि मैं जीते जी मर गई। अब हकीकत में मेरी मौत बहुत करीब थी।
मुझे कैंसर की बीमारी हो चुकी थी और डॉक्टर ने कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई। मैं एकदम से बूढ़ी हो गई थी और चुप भी। घर आने के बाद हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया। मेरा फ़ैसला सुनते पहले तो मेरा पति नहीं माना, लेकिन फिर मैंने इसे बच्चों का वास्ता देते अपनी बात मनवा ही ली। जिस लड़की से मेरे भाई ने ज़्यादती की थी, मैंने उसे अपने पति की शादी करवा दी। मैंने उस लड़की की भी ज़िंदगी संवारने की कोशिश की और साथ आने वाले वक्त में अपने पति और बच्चों की बेहतरीन के लिए मुझे ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि मेरे मरने के बाद मेरा घर बिखर कर रह जाएगा। अब ये आसरा था कि ये लड़की मेरे घर और मेरे बच्चों को संभाल लेगी। वह लड़की मेरा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। मेरी बीमारी से ज़्यादा मुझे मेरे भाई की गुमशुदगी ने मरने के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। मेरी आंखें हमेशा मेरे भाई के इंतज़ार में रहती थी, क्योंकि एक बार मैं उससे मिलकर उसके जुर्म को उसके मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा था और मैं दिन पे दिन मायूस होती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी बीमारी और वह दुख मुझे अंदर से बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत ही वहम और शक ने घेर लिया था। दिल को हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती, जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तब मैं सोचती कि अब क्या बुरा होगा। मेरा भाई जिस पर मुझे नाज था वही उस लड़की के साथ जुर्म करके भाग चुका है, तो मेरे सोच के मुताबिक इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी दिल को दिलासा देने के बावजूद भी दिल को धक्का सा लग रहा था। खुद को परेशानी से निकालने के लिए मैं बच्चों की तरफ ध्यान देने लगी, तो मैं देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति मुझसे ज़्यादा उस लड़की की तरफ माइल हो गए, जिस पर मैं दिल में कोई बात लिए बगैर खुश हुई थी कि इस लड़की ने और मेरे पति ने मुश्किल इस वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, जिसके लिए मैं उनके एहसानमंद थी। मेरे पति ने मेरे बाबा का कारोबार भी बहुत अच्छे से संभाल लिया और वह अब हर वक्त काम में ही बिजी रहता। एक दिन मेरी तबीयत बार बार बिगड़ रही थी, लेकिन मेरा पति घर नहीं था, जिसकी वजह से मेरे पति की दूसरी बीवी ने कई बार उसे बुलाने को कहा, लेकिन वह इनकार कर देता तो वह खुद ही घर से चली गई और जब वापस आई तो उसके साथ एक बाबा थे। इस लड़की ने कहा कि ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, उम्मीद है ये तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, अब यही तुम्हारा इलाज करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद इस लड़की के वहाँ से हटते ही उस बाबा ने मेरे कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही मेरी जान निकल गई। बाबा की बात कुछ ऐसी थी कि मैं हैरान रह गई। मेरी गुमसुम हालत देखते ही वह बाबा जल्दी वहाँ से चला गया, तो मुझे इसके इस तरह जाने पर बहुत अफसोस हुआ। मुझ पर कुछ इस तरह उदासी छाई कि मैं जो पति की लाई दवाइयाँ खाती थी वह खानी बंद कर दी, मगर ये बात मैंने किसी को भी मालूम नहीं होने दी। जैसे ही मैंने गोलियां खानी छोड़ी, इससे यह फ़ायदा हुआ कि मुझे जो पहले बेवक्त नींद आती थी वे नींद आनी अब कम हो गई और मैं एक बार फिर खुद को घर के कामों में बिजी करने लगी, जिससे मेरा पति और वह लड़की बहुत मना करते, लेकिन मैं उनको टाल देती। वह लड़की हर वक्त यही चाहती कि मैं बिस्तर पर पड़ी आराम करती रहूं और मैं इसकी मोहब्बत पर आंखों में आंसू लिए उसे देखती रहती थी कि मेरा भाई ने इसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन वह फिर भी मेरा इतना ख्याल रखती थी। बाबा के जाने के बाद दूसरे दिन वह लड़की मुझसे बोली कि दीदी आपकी तबीयत बेहतर लग रही है, तो आपको दोबारा इस बाबा से इलाज करवाना चाहिए। मैंने इसकी बात सुनते हाँ में सर हिला दिया और कहा हाँ वाकई मेरी तबीयत में एक दिन में ही बहुत सुधार आया है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि बाबा को यहाँ बुलाने की बजाय मैं वहीं इसके पास चली जाऊंगी। मेरी बात सुनते हुए लड़की बोली कि वह भी मेरे साथ चलेगी, लेकिन मैंने उसे घर पर रुकने को कहा और खुद बाबा के पास जाने के लिए निकल गई। मेरी तबीयत में कोई बेहतरीन नहीं आई थी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बिगड़ी महसूस हो रही थी। मैंने बस इस लड़की के सामने ड्रामा किया था कि मेरी तबीयत बेहतर है, जो कि बाबा की वजह से है, और अब मैं अकेली एक बार फिर उस बाबा से मिलने पहुंच गई, क्योंकि कल की बाबा की अधूरी बात आज मैं पूरी सुनने जा रही थी। इस लड़की से ये सब छुपाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि अगर इसे मैं बाबा की कही बात बता देती तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ मैं जाना चाह रही थी, यहाँ झूठ और सच का पर्दाफाश होना था और बहुत से लोगों की हकीकत मेरे सामने खुलकर आनी थी। आज मैं अपनी ख़राब तबीयत को भुलाते हुए बस तेज़ कदमों से चल रही थी। मुझे इस बाबा तक पहुँचने की बहुत जल्दी थी। दिल में बेचैनी और एक तड़प सी थी। मैंने इस बाबा के कल हमारे घर से जाने के बाद से अब तक
तक का वक्त बड़ी मुश्किल से काटा था। अपनी मंजिल तक पहुंचते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने उस बाबा को देखते ही खुद से गले लगा लिया था। वे बाबा और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपनी असलियत छुपाते ये सब रूप धारण करना पड़ा था। कल उसने मेरे कान में यही बोला था कि कोई सच का बाबा नहीं है बल्कि मेरा भाई है। काफ़ी देर होने के बाद हम दोनों एक जगह बैठे तो मैंने इस पर सवालों की बारिश कर दी थी और इसके जुर्म का पूछा था। शायद इसी जुर्म की सज़ा से बचने के लिए उसने बाबा का रूप लिया था। मगर अपने भाई के मुंह से निकलती बातें सुनते मेरा सर चकराने लगा। मुझे लगा इतने बड़े धोखा धड़ी पर मैं अपने होश खो बैठूंगी और मुझे ये धोखा मिला भी वहाँ से था जहाँ से कभी ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। मेरा भाई अपने साथ हुए जुर्म को बताते एक बार फिर से मेरे गले लगकर रो पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकेगा और वे मेरा इलाज खुद अपनी नज़रों के सामने करवाए, क्योंकि उसे लगता था कि इस बीमारी के पीछे भी किसी का कोई फ़ायदा छुपा हुआ हो। इस दिन मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा था और घर के रास्ते पर चल पड़ी थी। भाई अपनी असली हुलिये में लौट आया था। जब घर में मेरे साथ मेरा भाई भी दाखिल हुआ तो उस लड़की और मेरे पति को तो जैसे सांप सूंघ गया था। लेकिन फिर जल्दी होश में आते ही उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया और दोबारा से मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने इसकी इज्जत को तार तार कर दिया है। दूसरी तरफ मेरा पति भी बढ़ चढ़ कर आगे आता मेरा भाई पर गुस्सा करने लगा कि वे किस मुंह से इस घर में आया है और मुझे भी बुरा भला कहने लगा कि मैं इतना कुछ होने के बाद भी अपने भाई का हाथ पकड़े घर ले आई हूँ। मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं और मेरा भाई बिल्कुल चुप थे। हम उन दोनों को खुलकर बोलने दे रहे थे क्योंकि हमने उन दोनों लोगों को चुप करवाने का इंतज़ाम कर दिया था। वे दोनों भी बोलते ही जा रहे थे कि इस वक्त घर में पुलिस आ गई, जिसे देखते ही उस लड़की और मेरे पति के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मेरे भाई ने उस लड़की के साथ कोई जुर्म नहीं किया था बल्कि ये सब मेरे पति और इस लड़की का ड्रामा था। वे दोनों पीठ पीछे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों को पैसों का लालच था तो उन्होंने मेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया और मेरे भाई का गला दबाते अपनी तरफ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसकी सांसें अभी बाकी थी और वह किसी न किसी तरीके से खुद की जान बचाता कुछ अरसे के लिए छुप गया था ताकि सेहतमंद होकर बाकायदा सबूत लेकर सामने आए और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचे। मेरे भाई को पहले ही उन दोनों पर शक हो गया था, तो जब वह इसके कमरे में पहुंचा तो मेरे भाई के फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन था और उनकी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी और वही उनके खेल के ख़त्म करने का सबब बनी थी। अपनी हकीकत खुलने पर दोनों हक्का बक्का रह गए थे क्योंकि अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत होशियारी से काम लिया था, लेकिन फिर भी पकड़े गए थे। पुलिस उन दोनों को ले गई थी और मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी। सारी ज़िंदगी जिस पति का अच्छा चाहा वही धोखा दे गया था। अपने भाई की वजह से मेरे दिल की गवाही सच्ची निकली थी और सच में वे बेगुनाह था। मैं यही चाहती थी कि वे सामने आए बेगुनाह साबित हो, लेकिन इसके साथ जो चेहरे पर नकाब हुए उसने हम दोनों को बहुत बड़ा सबब दे दिया था। इसके बाद मेरे भाई ने मेरा इलाज करवाया जिससे मैं बहुत जल्द ठीक हो गई। एक अच्छी लड़की देखें और मैंने अपने भाई की शादी करवा दी और अब हम एक साथ बहुत खुश थे। धन्यवाद दोस्तों।